टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को किस बैंक का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईसीआईसीआई बैंक। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। हाल ही में आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इससे पूर्व आदित्य पुरी बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। आदित्य पुरी 26 अक्टूबर को बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। इस संरक्षण केंद्र का विकास उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के साथ मिलकर किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य है हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और रिस्टोरेशन। इस परियोजना से हिम तेंदुओं और अन्य लुप्त प्राय हिमालयी प्रजातियों का संरक्षण संभव हो सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है? SBI, RBI, नीति आयोग या फिर सेबी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन हब कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस हब का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यशवंत कुमार स्वामी, अरविंद सक्सेना, DP सिंह या फिर प्रदीप कुमार जोशी? सही जवाब है इसका प्रदीप कुमार जोशी यानी ऑप्शन डी। एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार UPSC के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। अरविंद सक्सेना 7 अगस्त 2020 को UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की जा रही है? मध्य प्रदेश से बिहार, महाराष्ट्र से बिहार, उत्तर प्रदेश से केरल या फिर महाराष्ट्र से तमिलनाडु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से बिहार। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल शुरू होने वाली है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी। किसान रेल के लिए कई स्टेशनों पर स्टॉपेज बनाया जाएगा। यह ट्रेन फलों और सब्जियों को इन स्टेशनों पर डिलीवर और पिक करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया गया है? GC मुर्मू, संजय सिन्हा, मनोज जैन या फिर मणिकांत दास? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, GC मुर्मू। जम्मू और कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू को भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। GC मुर्मू को जम्मू और कश्मीर के पहले LG के रूप में नियुक्त किया गया था। GC मुर्मू अब राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव 8 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। CAG की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है या जब तक व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पहले हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें होती हैं। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति न्यूनतम जबकि महासागरीय तटों पर सर्वाधिक होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही लहरें होता है। सुनामी उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें होती हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तल में भ्रंशन और प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न हुए अत्यधिक तीव्रता के भूकंप से होती है। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी,
सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी। अंटार्कटिका का माउंट एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गारित हो रहे हों, ये सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, तनाव मूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार निर्मित घाटी को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी या फिर हॉस्ट पर्वत। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, भ्रंश घाटी। तनाव मूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार निर्मित घाटी को रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका विस्तार कई किलोमीटर तक हो सकता है और इसके विस्थापन का स्वरूप क्षैतिज, तिर्यक या लंबवत हो सकता है। भ्रंश घाटी के उदाहरणों में दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, यूरोप की राइन नदी घाटी और नील नदी की घाटी इत्यादि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला मुख्य रूप से वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कोयला मुख्य रूप से वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। इसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यह ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर इत्यादि पाए जाते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जहां से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। विकास क्रम के आधार पर कोयले को मुख्यतः पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयले के रूप में बांटा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? मिस्र, भारत, ईरान या फिर बांग्लादेश। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ईरान। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। जलीय क्षेत्रों में यह रेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, लाल सागर, ताइवान जल संधि और मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, जबकि ईरान से होकर नहीं गुजरती। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, ईरान। आइए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 9 अगस्त। तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस सवाल के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।